छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक गद्य पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो आज सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। स्वराज्य की नींव, स्वराज्य यानी कि हमारा जो राज्य है, स्वराज है वे, और नींव का अर्थ होता है किसी खास कार्य की शुरुआत करने के लिए जो करते हैं ना काम, उसे कहते हैं नींव। तो यहाँ पे लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो सबसे पहले लेखक परिचय ले लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। अपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी स्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्राओं में लिखा है। आपकी मुख्य रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी, नवप्रभात, डॉक्टर नाटक है, और 12 एकांकी और अशोक आदि आपके एकांकी संग्रह है। तो अब हम इस गद्य की शुरुआत करते हैं। स्वराज्य की नींव, जिसका नाम है, नींव का अर्थ होता है किसी खास कार्य की शुरुआत करना। तो यह एकांकी में इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला जो नाटक होता है उसे एकांकी कहते हैं। तो यहाँ पे जब प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम 1857 में हुआ था, तब रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी है, आपने नाम सुना ही है, भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई। तो झांसी की रानी का जो त्याग और बलिदान है उसका वर्णन है। और इसके अलावा इसमें जो भी कितने सारे जो 6 पात्र है कुल, तो यह सब जो पात्र है वे स्वराज्य की नींव के पत्थर बने हैं। चाहे इसमें इसका त्याग, बलिदान, तप आदि है, और जिसके बाद हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन ये जो सब पात्र है वे हमारे स्वराज्य के नींव के पत्थर बने हैं। तो यह कहानी, यह जो हमारा एकांकी है वे उस समय की बात कर रहा है जो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। तो सबसे पहले यह नाट्यांश में ये पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या जो सेनापति है, जूही लक्ष्मीबाई की जो सहेली है और इसके साथ कार्य करती है, रघुनाथ राव और सेनानायक। तो अब हम इस एकांकी की शुरुआत करते हैं। तो लक्ष्मीबाई की दृढ़ता, आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता का प्रतीक है। महिलाओं में कोई वीरता की बात आती है तब हम लक्ष्मीबाई को अवश्य ही याद करते हैं। तो इस गद्य की शुरुआत करते हैं। तात्या, रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। सेनानायक है, कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती में सैनिकों की वेशभूषा में है। तब रानी बोलती, यानी कि लक्ष्मीबाई बोलते, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। अब नाट्यांश की शुरुआत होती है। स्टेज पर पर्दा गिरता है, तब एक कैंप लगा हुआ है। कैंप में से बाहर कौन आता है? लक्ष्मीबाई और जूही। दोनों के कपड़े लाल रंग के कपड़े पहने हैं, सैनिक बालाओं के वेश में दोनों बाहर आती है। तब क्या होता है? तब महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी बोलती है कि जूही, मेरे देखते ही देखते ये क्या हो गया। अब यहाँ से गद्य की शुरुआत होती है। अब जैसे ही जूही कुछ बोलने जाए, इससे पहले ही महारानी लक्ष्मीबाई उसे कहती है, फिर बोल उठती है, देखो जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। अब लक्ष्मीबाई है वे सोचने लगे, मैं ऐसा ही सोचती थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन मेरे हाथ से मुझे ऐसा लगता है कि झांसी निकल गई, यानी कि कोई ले जा रहा है, हमारे पर कोई आक्रमण कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जूही सहसा तीव्र होकर
अचानक जूही बोलते हैं, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। तब महारानी खुद ही बोलती है अचानक ही, मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। कौन कहता है आप अकेली है महारानी? अब जूही बोलती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अकेले हैं? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसे? आप तो भगवत गीता यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकली हुई जो गीता है, जो भगवत गीता, वे आप पढ़ती है, तो आप में निराशा होनी ही नहीं चाहिए, तो आप निराश क्यों हो रही है? ऐसा जूही महारानी को कहता है, यानी कि लक्ष्मीबाई इसके कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि इस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छूआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता। अब लक्ष्मीबाई ऐसा करते हैं कि मुझे पता है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन तुझे पता है बाबा गंगादास ने मुझे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छूआछूत और उच्च नीच का भेदभाव है, यानी कि जो नात जात का जो भेदभाव है, ये उच्च कक्षा की ज्ञाति है, ये निम्न कक्षा की है, उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए, वे ऐसे है वैसे है। तो उसी प्रकार हमारे समाज में ये वर्ण के जो भेदभाव है, वे अगर दूर नहीं हो जाते तब तक क्या हो जाता है? अब आगे देखते हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। हमें विलास प्रियता को छोड़ देनी चाहिए, छूत अछूत का भेदभाव नहीं रखना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक हमें हमारा स्वराज्य नहीं मिलेगा। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। सिर्फ एक ही कारण है उसका, सेवा, तपस्या और बलिदान अगर हम दे तभी हमारा स्वराज्य हमें वापस मिल सकता है, जूही कहती है। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। अब क्या कहते हैं गंगादास, यानी कि आपके बाबा ने यह भी कहा था ना कि स्वराज्य की प्राप्ति से पहले उसकी भूमि तैयार करना, यानी भूमि तैयार करना जिसका आधार बनना। इसका अर्थ ऐसा होता है, उसका आधार बनना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। मैंने बोला था नींव का पत्थर, नींव का अर्थ होता है किसी भी कार्य की शुरुआत करना। स्वराज्य हमें चाहिए तो सबसे पहले हम उस कार्य की शुरुआत करते हैं, उसकी भूमि तैयार करना यानी उसका आधार बनना है। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सफल होंगे या नहीं, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत तो करें, तत्पश्चात ऐसा होगा। और सफलता मिले या असफलता मिले वे तो देव के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हमें तो सिर्फ कार्य ही करना है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। जूही कहती है, लेकिन हमें नींव का पत्थर बनना है, यानी कि किसी नेक कार्य की शुरुआत करनी है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता, वे तो हमारा ही अधिकार है। अब जूही ऐसा कहती है, हमारा अधिकार है, हमें इसमें कोई नहीं रोक सकता, हमें स्वराज्य की नींव बनना चाहिए। तब लक्ष्मीबाई कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति, ये जो तात्या है वे सेनापति है, तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, क्योंकि तात्या सर्वश्रेष्ठ सेनापति है और जब ऐसा सेनापति होता है तो प्रजा में उसका अनुशासन होना चाहिए, लेकिन वे नहीं है। इस बात का लक्ष्मीबाई को दुख है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जूही बोलती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं, तभी मुंदर आती है। अब ये जो मुंदर नाम की एक युवती है, ये दोनों का संवाद होता है तब आ जाती है। जूही कहती है, हमारे पास ये सब कुछ है, बड़े अच्छे सेनापति है, सर्वश्रेष्ठ है,
लेकिन प्रजा में उसका अनुशासन नहीं है, क्योंकि सब है वे किसमें डूबे हैं? विलासिता में डूबे हैं। ऐसी बात करते हैं तब मुंदर इस दोनों के पास आती है और मुंदर कहती, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तांतिया। और यहाँ पे इसकी बात करती है राव साहब और सेनापति तांतिया है, वे इसमें डूबे हैं। किसमें? यानी कि विलासिता में डूबे हैं। तब जूही बोलती है सहसा अचानक, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। अब जूही है वे तांतिया का पक्ष ले रही, क्या कहती है? नहीं मुंदर, सेनापति इसमें नहीं डूबे हैं, विलासिता में नहीं डूबे हैं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। क्योंकि मुंदर को पता है जूही किसका पक्ष ले रही है? तांतिया का। वे कहती, हाँ तुम तो उसका ही पक्ष लोगी ना। जूही, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है यानी कि जो हकीकत है, जो सही है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तांतिया राव साहब को अपना तन और मन का स्वामी मानते हैं। जूही है वे तांतिया का पक्ष ले रही है, क्योंकि जो तांतिया है वे राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं। इसीलिए तांतिया उसके जो कहते हैं राव साहब उसी प्रकार तांतिया है वे कार्य करते हैं। इसीलिए जूही कहती है कि तांतिया है वे विलासिता में डूबे नहीं है, सिर्फ राव साहब भी विलासिता में डूबे हैं। मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? अब मुंदर जूही से कहती है कि जूही तांतिया को अपना स्वामी मानती है। जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और मैं महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। अब जूही कहती है, हाँ मैं तांतिया को अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन इससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी अधिक मुझे अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। इसलिए मैं अपने देश के लिए कितने ऐसे सरदारों को ठुकरा दे सकती हूँ, और मैंने तो ठुकरा भी दिया है। मुंदर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि तुम उसे अपना स्वामी मानती हो तो उसे रोकती क्यों नहीं? मुंदर कहती है, जूही तुम नाराज मत हो, मैंने ऐसा नहीं क्या कहा है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ यही है कि अगर जूही तुम तांतिया को अपना स्वामी मानती हो तो तुम इसे रोकते क्यों नहीं? ऐसी विलासिता में डूबे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं रोकते? तेरे रोकने पर तो वे रुक ही जाएंगे। लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तांतिया इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह के धुतकार दिया था। तब लक्ष्मीबाई कहती है, मैं जानती हूँ जूही ने तांतिया को रोका था, लेकिन जब तांतिया उसे बुलाने के लिए, जूही को बुलाने के लिए आए थे नाचने के लिए, लेकिन तब जूही ने उसको मना कर दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। ऐसा कहता है कि मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, लेकिन जो आदमी अपनी विलासिता के लिए मुझे नाचने के लिए ले जाए तो मैं उसे मना ही कर देती हूँ, और मैं उसे ठोकर भी मार देती हूँ, और मैं उसे ठोकर मार चुकी हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ऐसा निश्वास लेकर लक्ष्मीबाई कहती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी? महारानी ऐसे कहते, हम उसे ठोकर तो नहीं मार सकते ना, अगर हम ठोकर मार सकते तब तो क्या बात थी, लेकिन हम ऐसा कुछ भी कर सकते नहीं है। जूही बोलती है, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर बोलती है, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उसकी नींद हराम कर दें। अब
जूही ऐसा कहती है, मैं ऐसी विलासप्रिय व्यक्ति को ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे कार्य में अड़चन करेगा। सबसे पहले मेरे पास मुझसे ज्यादा जरूरी कौन है मेरे लिए? मेरा देश प्रेम, इसीलिए मैं ठोकर मार सकती हूँ। तब मुंदर ऐसा बोलते, मैं भी चलो हम सब साथ मिलकर इन सब की नींद हराम कर दे। तो यहाँ पे मुंदर भी तैयार हो जाती है। अब महारानी इस दोनों को क्या बात करती है वे हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अब तक हमने देखा यह जो स्वराज्य की नींव का जो पत्थर है, जो सबके यानी कि नए कार्य की शुरुआत करने के लिए सारे जो पात्र है वे स्वतंत्र संग्राम, जब प्रथम स्वतंत्र संग्राम जो 1857 में हुआ था तब की बात यहाँ पे विष्णु प्रभाकर ने इस नाटक के रूप में की है। रानी लक्ष्मीबाई है, वे अपनी सखी जूही के साथ जो संवाद आता है, जो ग्वालियर के किले और झांसी के बारे में बात की गई। इसके बाद तात्या जैसे सेनापति होने पर भी जो सेना है वे उसका अनुशासन नहीं करती। ये सब सारी बातें हैं। अब आगे क्या होता है स्वराज्य की नींव में, इस सारे पात्र के आगे क्या संवाद आता है वे हम अगले लेक्चर में देखेंगे।